गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ध्रुव क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राकेश आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय की कक्षा लेकर फिर से हाजिर हूँ। पिछले 2-3 महीने से वीडियो नहीं बन पा रही थी। जो शेड्यूल है, जो टाइमिंग है, वो काफ़ी बिजी चल रही थी। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेज किए कि सर वीडियो क्यों बंद कर दी है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा अपने उन स्टूडेंट्स से और उन दोस्तों से भी जिनको मैं जो महत्वपूर्ण विषयों की जो जानकारी वो नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब फिर से आपके सामने वीडियो जो आती रहेगी। ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले हम कक्षा जो शुरू कर रहे हैं उसके मुद्दे पर आ जाते हैं। एस्टेट, जैसा कि आप जानते हैं, एस्टेट की जो परीक्षा है उसका शेड्यूल जारी हो गया है। एस्टेट की जो फुल फॉर्म होती है वो है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात हरियाणा अध्यापक या शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब सभी स्टेटों द्वारा जो इस प्रकार की जो परीक्षाएं हैं वो ली जाती हैं, लेकिन ये हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसके अंदर हरियाणा से बाहर के जो उम्मीदवार हैं वो भाग नहीं ले सकते हैं। इस परीक्षा में संपूर्ण भारत से आप किसी भी राज्य से संबंधित हैं, आप परीक्षा में भाग ले सकते हैं अगर आपके पास आवश्यक योग्यता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं, पहले से मैंने लिख रखी है, और एक फीस स्ट्रक्चर है कि किस उम्मीदवार को कितनी फीस भरनी है। और इसके अलावा कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम फॉर्म भरते समय छोड़ देते हैं या चूक जाते हैं। और फिर उसका जो हर्जाना है वो सभी प्रकार की जो परीक्षाएं हैं पास करने के बाद जब हम नौकरी के लिए पहुंचते हैं और हमारा नंबर आता है तो वहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो कमियां हम कर देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी जो हम छोड़ देते हैं, वो हमारे नौकरी प्राप्त करने के सपने को खत्म कर देती हैं। तो सबसे पहले मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहूँगा। तो मैं बता दूँ, हरियाणा जो सरकार है या जो हरियाणा के अंदर जो एस्टेट होता है वो 3 लेवल पर होता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब इन लेवल्स को भी समझना जरूरी है क्योंकि ज्यादातर जो स्टेट्स होती हैं वो 2 लेवल के एग्जाम लेती हैं। खुद जो सीटेट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो भी 2 लेवल का ही टेस्ट लेता है। तो खास तौर पर हरियाणा से बाहर के जो उम्मीदवार हैं वो इस लेवल के चक्कर में बढ़ जाते हैं। तो खास तौर पर उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जो जेबीटी होल्डर होते हैं। जेबीटी की फुल फॉर्म होगी जूनियर बेसिक ट्रेनिंग। जो जेबीटी करते हैं बच्चे 12वीं के बाद, उनके लिए लेवल 1 है, अर्थात पीआरटी, प्राइमरी टीचर। पीआरटी की फुल फॉर्म होगी प्राइमरी टीचर। जेबीटी या पीआरटी का जो फॉर्म भरते हैं बच्चे, पीआरटी का लेवल 1 का, वो क्लास 1 to 5 तक के स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। बात कर लेते हैं सेकंड लेवल की, जो बीएड होल्डर होते हैं। बीएड की फुल फॉर्म जैसा कि आप सबको पता होगी बैचलर ऑफ एजुकेशन होती है। टीजीटी की फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर सेकंड लेवल होता है। और सेकंड लेवल के जो उम्मीदवार होते हैं, जो अध्यापक लगते हैं, वो क्लास 6 to क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। अब बात कर लेते हैं लेवल 3 की, एमए मास्टर ऑफ आर्ट इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी विषय में अगर आपने मास्टर डिग्री प्राप्त कर रखी है, उदाहरण के तौर पर हिंदी से एमए कर रखी है, इंग्लिश से एमए कर रखी है, तो वो लेवल 3 होता है। और थर्ड लेवल पीजीटी बोला जाता है हमारे यहां पर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। जो क्लास 11 to 12 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये अध्यापक पढ़ाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये फुल फॉर्म आपको समझ में आ गई होगी। अब सीधे हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति के जो उम्मीदवार हैं और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, यानी कि जो हमारे दिव्यांग भाई या बहन हैं, जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं, उनके लिए फीस स्ट्रक्चर, अगर आप पीआरटी का फॉर्म भरते हो तो 500 है, और अगर आप पीआरटी और टीजीटी दोनों का फॉर्म भरते हो तो 900 है। दोनों का भरते हो तो 900 है, और अगर आप तीनों का फॉर्म भरते हो तो 1200 है एक साथ। ठीक है, और हरियाणा के बाकी जो कैंडिडेट्स रह गए हैं, इसमें से आप शेड्यूल कास्ट और फिजिकली हैंडीकैप को निकाल देंगे। ये सिर्फ हरियाणा से रिलेटेड है, ये पहले दो पॉइंट्स। अगर आप हरियाणा प्रदेश से संबंधित हैं तो
आप अगर पीआरटी का फॉर्म भरते हैं तो आपकी फीस 1000 रुपए है। अगर आप पीआरटी और टीजीटी दोनों का फॉर्म भरते हैं तो दोनों की फीस लगेगी 1800 रुपए। और अगर आप पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों का फॉर्म भरते हैं तो आपकी फीस लगेगी 2400 रुपए। अगर आप तीनों भरते हैं तो वो उम्मीदवार जो हरियाणा के हैं और एससी या फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है। अब बात आती है उन उम्मीदवारों की जो हरियाणा से बाहर के जो प्रदेश हैं, भारत के किसी भी हिस्से के जो उम्मीदवार हैं उनकी बात आती है। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आउट ऑफ हरियाणा जो है, इसके अंदर भाई कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ना शेड्यूल कास्ट को रिलैक्सेशन दी गई है, ना फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हमारे दिव्यांग भाई या बहन है उनको कोई छूट दी गई है। किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है, उनके लिए भी सेम शेड्यूल है। अगर आप एक सब्जेक्ट का फॉर्म भरते हो पीआरटी का 1000, 2 का भरते हो तो कंबाइन 1800 रुपए और 3 का भरते हो तो कंबाइन 2400 रुपए। तो केवल यहां पर शेड्यूल कास्ट और फिजिकली हैंडीकैप्ड को फीस में छूट दी गई है और वो भी उनको जो हरियाणा से है। यहां पर मेल और फीमेल की कैटेगरी नहीं बनाई गई है। कहने का मतलब ये है कि जो फीमेल्स हैं, जो महिला उम्मीदवार हैं, वो सेम फीस भरेंगी। अगर वो इस कैटेगरी में आती हैं तो वो ये भरेंगी, और अगर वो इस कैटेगरी में आती हैं तो वो ये भरेंगी, और इस कैटेगरी में आती हैं तो वो ये भरेंगी। स्पेशली फीमेल्स के लिए कोई छूट नहीं है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। फॉर्म 16 जो नवंबर है उससे फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो 16 नवंबर 2020 है। लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की वो है आपकी 4 दिसंबर 2020। अगर सामान्य माहौल रहा, परिस्थितियां सही रही, जैसा कि आप जानते हैं कि जो माहौल है वो काफी चिंताजनक चल रहा है पूरे विश्व में और भारत में भी, तो ये डेट तब तक फिक्स मानी जाएंगी। तो लास्ट डेट जो है वो 4 दिसंबर 2020 है। भाई फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, नाम संबंधी, स्पेलिंग संबंधी, फोटो संबंधी, सिग्नेचर संबंधी या डॉक्यूमेंट की कोई भी समस्या हो जाए तो करेक्शन जो डेट है वो 5 दिसंबर 2020 से 8 दिसंबर 2020 तक, यानी 5, 6, 7 और 8 4 दिन आपको ये टाइम मिलेगा। आप अपनी किसी भी गलती को, मिस्टेक को ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे 23 दिसंबर 2020 से। ठीक है, आपके प्रिंट आउट आ जाएंगे, एडमिट कार्ड पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आपके एग्जाम सेंटर आ जाएंगे, आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी। एग्जाम जो डेट है वो 2 जनवरी 2021 को और 3 जनवरी 2021 को निर्धारित की गई है। अब ये तय नहीं किया गया है कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर सरकार का फैसला आता है तो हो सकता है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल भी जाए, और नहीं तो जैसा कि शेड्यूल चलता रहता है आपको कहीं पर भी परीक्षा देने के लिए जाना होगा। अब ये तय नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन में नहीं आया कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट दी जाएगी। ठीक है, तो 2 और 3 जनवरी को आपके तीनों जो लेवल हैं, एक दिन 2 लेवल होंगे और एक दिन 1 लेवल होगा, जैसा कि हमेशा होता आया है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, 2 और 3 जनवरी 2021 को आपकी परीक्षाएं हो रही है। 1 महीना मिलेगा आपको तैयारी का। और इन डेट्स के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, अगर माहौल सही रहा, परिस्थितियां सामान्य रही या होती चलेगी और सामान्य होती चलेगी तो ये ठीक रहेगी। ये तारीखें, ये इंपॉर्टेंट डेट्स, हो सकता है कि इन डेट्स के अंदर कुछ बदलाव भी हो जाए। उसके लिए आप वीडियोस देखते रहें और अपने आप को अपडेट भी रखें। ठीक है ना। अब इन बातों के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो बहुत जरूरी है हम लोगों को बताने की, तो मैं इस शेड्यूल को, इस चीज को साफ कर देता हूं। अब यहां पर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इसकी टाइमिंग क्या है, इसके क्वेश्चंस कितने आते हैं, ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर 150 क्वेश्चंस आएंगे भाई, अलग अलग सब्जेक्ट्स के मिक्सअप जो है वो इसके अंदर 150 क्वेश्चंस आएंगे। दूसरी बात, अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि जो टाइम है आपका 2.5 घंटे का जो टाइम है वो आपको ये परीक्षा देने में मिलेगा। तीसरी चीज की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑफलाइन सिस्टम है भाई। अब की बार, पिछली बार हालांकि सरकार ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पैटर्न पर ये पेपर लिया था, लेकिन ये पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होगा, अर्थात ये ऑफलाइन होगा। ठीक है, थर्ड चीज ये है।
अब उसके बाद चौथा जो सेगमेंट है वो क्या होगा, 150 क्वेश्चंस हैं तो 150 मार्क्स भी हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और नंबर 4 की बात कर लेंगे तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ठीक है ना। अब यहां पर हम शेड्यूल चेक कर लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप तुक्के भी मार सकते हो, जितने क्वेश्चंस आप कर लेते हो उसके बाद आपका तुक्का जो प्रणाली है वो भी इसके अंदर चलेगी, बहुत सी बार तुक्का प्रणाली कारगर हो जाती है। तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, ऑफलाइन मोड है, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो ये शेड्यूल है नंबर का वो कैसे डिवाइड होगा। हमारा जो हरियाणा एसएससी है ना, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा देता है एक ही परीक्षा में, क्योंकि कोई सब्जेक्ट छोड़ता ही नहीं है। तो 150 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो हम यहां पर बात कर लेते हैं 30 नंबर की जो है साइको, या आप ये कह सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट, या आप ये कह सकते हो पेडागोजी। 30 नंबर की या तो साइकोलॉजी आएगी या चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडागोजी मिक्सअप होता है, यानी कि साइको संबंधी जो मनोविज्ञान संबंधी जो चीजें होती हैं वो 30 नंबर की आती हैं। 15 नंबर प्लस 15 नंबर, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश, 30 नंबर की आपको ये दोनों लैंग्वेज जो है वो मिलेगी, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 और फिर नंबर 3 की बात कर लेते हैं। जो 30 नंबर है उस 30 नंबर को कैसे डिवाइड किया गया है, 10 प्लस 10 प्लस 10 अर्थात 30, यानी कि 10 का मैथ, 10 की रीजनिंग और 10 की हरियाणा जीके, ठीक है। तो 30 नंबर ये हो जाते हैं, ये टोटल 90 नंबर हैं। ये 90 नंबर पीआरटी, पीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए बराबर रहेंगे। ये जो डिवाइडेशन है मार्क्स का वो ऐसा ही रहेगा। अब चौथा जो डिवाइडेशन है वो हम कर लेते हैं। भाई हम पीआरटी भरते हैं तो 60 नंबर का जो मिक्सअप है वो आएगा। 60 नंबर का मिक्सअप क्या आएगा, भाई एसएस आ जाएगी, भाई साइंस आ जाएगी, भाई जो मैथ है वो आ जाएगा पीआरटी वालों के लिए, ठीक है ना। जो टीजीटी वाले हैं उनको 60 नंबर की एसएसटी मिल जाएगी, जो फिजिकल वाले हैं उनको 60 नंबर का फिजिकल मिल जाएगा, जो मैथ साइंस वाले हैं टीजीटी पोस्ट पर उनको 60 नंबर का मैथ या साइंस मिल जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम रहेगा उनके लिए। तो कुल मिलाकर 30, 30, 60, 30, 90 और 60, 150 हो जाते हैं। ये शेड्यूल उनके लिए है। पीआरटी वालों के लिए 60 नंबर मिक्सअप आएगा, जिसके अंदर मैथ है, साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है और एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, मिक्सअप करके पहले से 5वीं तक का जो सिलेबस होता है उसमें से लिए जाएंगे। और अगर आपका सेकंड लेवल है टीजीटी तो 60 नंबर की आपको एसएसटी मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश वाले जो बच्चे होते हैं, हिंदी एसएस और इंग्लिश एसएस वाले। और साइंस मैथ वाले जो हैं उनके लिए अगर आपका बेसिक सब्जेक्ट मैथ है तो 60 नंबर का मैथ, और बेसिक सब्जेक्ट साइंस है तो 60 नंबर की साइंस। पहले 30-30 के आते थे, ठीक है। फिजिकल है तो आपको 60 नंबर का फिजिकल मिल जाएगा। अब पीजीटी की बात कर लेते हैं। अगर पीजीटी है, आप जिस सब्जेक्ट में अगर आपने पीजीटी कर रखी है तो 60 नंबर की आपको हिंदी मिल जाएगी अगर आप हिंदी में हैं, 60 नंबर की आपको इंग्लिश मिल जाएगी अगर आप इंग्लिश में हैं, 60 नंबर की हिस्ट्री मिल जाएगी अगर आप हिस्ट्री से हैं, 60 नंबर की पोल साइंस मिल जाएगी अगर आप पोल साइंस से हैं, ठीक है ना। तो ये डिवाइडेशन होता है मार्क्स का। तो अब आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर जो पास क्राइटेरिया है वो क्या है। पास क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं तो जो एससी स्टूडेंट्स होते हैं, एससी कैंडिडेट्स होते हैं, या जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, एससी या फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं उनको 55% मार्क्स जो लेने होते हैं, ये पासिंग मार्क्स हैं। 55% का मतलब क्या होता है, अगर आप 82 मार्क्स लेते हैं, वो बच्चे जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति के हैं या दिव्यांग हैं, तो 82 नंबर लेने के बाद आप पास हो जाओगे।
दूसरा सिस्टम क्या होता है, इनको छोड़कर ऑल कैंडिडेट्स, बाकी के जो ऑल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 60% मार्क्स लेना अनिवार्य होता है, यानी कि 90 मार्क्स। ये पासिंग क्राइटेरिया है। तो ध्यान करेंगे 82 नंबर अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं या फिर सामान्य, सॉरी माफ कीजिए दिव्यांग हैं, तो 82 नंबर आपके लिए पासिंग होगा। और अगर आप बाकी ऑल कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी से या बीसी से या जो भी ऑल कैंडिडेट्स हैं वो 90 जो मार्क्स हैं वो पास क्राइटेरिया आपका माना जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहां पर अब एक मेन जो बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी वो मैं आपको देना चाहूंगा। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो टीजीटी या तो टीजीटी हिंदी भरना चाहते हैं या टीजीटी इंग्लिश भरना चाहते हैं या टीजीटी उर्दू भरना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है आप टीजीटी पोस्ट के लिए एज ए लैंग्वेज टीचर जाना चाहते हैं, यह जानकारी उनको लेनी है। बहुत से स्थानों पर मैंने देखा है कुछ वीडियोस में कुछ ऐसी बातें बता दी गई हैं जो भ्रामक होती हैं। ठीक है, और फिर हम फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरते समय हम ये गलती कर देते हैं। मैं आपको बता देता हूं टीजीटी लेवल पर एक का बुकलेट आती है भाई, पूरी बुकलेट एक आएगी और उस एक बुकलेट में सभी सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। आप जिसके लिए एलिजिबल हो आप वो फिल कर सकते हो, पेपर कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत बार हम गलत जानकारी लेकर फॉर्म भर देते हैं, पेपर दे देते हैं, एस्टेट क्लियर हो जाता है। बहुत बड़ी मेहनत है एस्टेट क्लियर करना, और फिर आप स्क्रीनिंग भी क्लियर कर लेते हो, और फिर आप जब ज्वाइनिंग के दौरान वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराते हो तो डॉक्यूमेंट्स में जो बेसिक कमी आपने छोड़ दी थी फॉर्म भरते समय, उसकी वजह से आप नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हो। तो ये खबर उनके लिए है जो टीजीटी एज ए लैंग्वेज लगना चाहते हैं। ध्यान करेंगे जब आप फॉर्म भरो तो डिस्क्रिप्शन में भी देख लेंगे नेट पर जाकर, ये एक फॉर्म है, इसमें शायद आपको दिखाई नहीं देगा अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं इसको आपके सामने कर रहा हूं। ये जो अंडरलाइन है उसको आप ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, यहां पर टीजीटी इंग्लिश, हिंदी या एनी लैंग्वेज के लिए बात की जा रही है, तो ये इसमें लिखा भी हुआ है। बहुत से व्यक्ति इसको अनदेखा कर देते हैं या ये मान लेते हैं कि ये तो वैसे ही लिखा गया है। एक लैंग्वेज होती है जिसमें यहां पर विशेष तौर पर लिखा गया है कि BA with at least 50% marks in English as an elective subject। इसको आप ध्यान में करेंगे। इलेक्टिव और कोर, इसमें ना उलझे भाई, ये इलेक्टिव हिंदी या कोर हिंदी क्या है। सबसे पहले इसका अंतर मैं बता देता हूं। जो बच्चे HBSC से पढ़ते हैं, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो हमारा है, जो भिवानी बोर्ड है, वहां पर सभी बच्चों को इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज कोर के तौर पर दी जाती है। ठीक है, कोर। लेकिन जो बच्चे CBSE पैटर्न से पढ़ते हैं, अब CBSE पैटर्न ऑल इंडिया के अंदर है, हमारे हरियाणा में भी है और भारत के सभी स्टेट्स के अंदर CBSE स्कूल चलते हैं। तो CBSE में भी आपको कोर इंग्लिश मिल सकती है, कोर हिंदी मिल सकती है, लेकिन CBSE के अंदर कोर प्लस इलेक्टिव का ऑप्शन भी होता है। मैं खुद CBSE से पढ़ा हूं, हमारे सामने भी ऑप्शन आया था कि आप हिंदी और इंग्लिश कोर लेंगे, इलेक्टिव लेंगे। 90% 95% हमारा जो बैच होता था वो कोर लेता था। हरियाणा में सभी कोर लेते हैं, तो इसलिए हम कोर ही पढ़ते हैं। लेकिन CBSE पैटर्न पर मैंने देखा है वहां पर इलेक्टिव लेते हैं, और हरियाणा बोर्ड में भी इलेक्टिव का ऑप्शन है। ये बात अलग है कि कोई लेता नहीं है, क्योंकि किसी भी स्कूल में चले जाओगे कोई भी बच्चा आपको इलेक्टिव हिंदी, इलेक्टिव इंग्लिश या इलेक्टिव लैंग्वेज वाला नहीं मिलेगा। तो इसमें जो लिखा गया है वो बिल्कुल ठीक लिखा गया है, BA विद 50% और कोई भी लैंग्वेज एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास BA में और 12वीं में इलेक्टिव हिंदी है, इलेक्टिव इंग्लिश है, तो ही आप TGT हिंदी के लिए, TGT इंग्लिश के लिए आप एप्लीकेबल, एलिजिबल। ये ध्यान करेंगे। बहुत सी वीडियो में मैंने देखा भी है,
जहां पर ये बताया गया है कि इलेक्टिव नाम की कोई इंग्लिश होती ही नहीं, इलेक्टिव नाम की कोई हिंदी होती ही नहीं। भाई 200% होती है। अभी आप कोर है आपके पास, आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, फीस कट जाएगी, पेपर दे आओगे, एस्टेट क्लियर हो जाएगा, स्क्रीनिंग क्लियर हो जाएगी, और जब डॉक्यूमेंट्स चेक कराओगे तो वहां आपकी मार्कशीट में लैंग्वेज एज एन इलेक्टिव नहीं होगा, कोर होगा, तो भैया खत्म, आपका एस्टेट भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। क्योंकि इसमें नॉर्म्स में लिखा गया है कि लैंग्वेज आपके पास इलेक्टिव होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ये हकीकत है। अब आप ये सोचोगे कि अगर सब्जेक्ट, माफ कीजिए, लैंग्वेज अगर इलेक्टिव है तो उसका फर्क क्या पड़ेगा पेपर देने के पैटर्न पे, मैं आपको फर्क बता देता हूं। 150 नंबर है भाई, ये उनके लिए है जो टीजीटी इंग्लिश भरना चाहते हैं, टीजीटी हिंदी भरना चाहते हैं, या उर्दू वाले भी देख लें और संस्कृत वाले भी देख लें, पंजाबी वाले भी इसको देख लेंगे। लैंग्वेज एज ए टीजीटी कैंडिडेट, ठीक है। तो 30 नंबर का वही सिस्टम होगा, साइको पेडागोजी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है भाई। 15 प्लस 15 की वही होगा हिंदी प्लस इंग्लिश, 30 भाई। 10 प्लस 10 वही होगा मैथ भाई, आपका रीजनिंग और आपका हरियाणा जीके हो गए नंबर। अब यहां पर ध्यान करोगे और जबरदस्त चीज आएगी, अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए भर रहे हो तो 60 नंबर की इंग्लिश मिलेगी आपको, और अगर आप टीजीटी हिंदी भर रहे हो तो 60 नंबर की हिंदी मिलेगी आपको, अगर आप टीजीटी उर्दू भर रहे हो तो 60 नंबर की उर्दू मिलेगी आपको। कुल मिलाकर मान लीजिए आप टीजीटी इंग्लिश या टीजीटी हिंदी भर रहे हैं तो 60 नंबर की इंग्लिश ये होगी, 15 नंबर की इंग्लिश ये होगी, आपको 75 नंबर इंग्लिश के मिल गए, 60 नंबर की हिंदी ये होगी, 15 नंबर की हिंदी ये होगी। तो हिंदी या इंग्लिश या टीजीटी इन एनी लैंग्वेज कैंडिडेट के लिए 75 नंबर की लैंग्वेज आ जाती है भाई, हावी हो जाएगा वो भाई। एक सब्जेक्ट है मेरा, उस सब्जेक्ट के अगर मेरे को 150 में से 75 50% नंबर मिल रहे हैं तो इस 50% में से अगर मैं स्कोर मार दूं 60 का या 50 का भी तो फायदा ही हुआ ना मेरा। तो यहां पर ये पैटर्न बदलता है, लेकिन ये पैटर्न किनके लिए बदलेगा, ये पैटर्न उनके लिए बदलेगा जो लैंग्वेज के तौर पर इलेक्टिव है। फॉर्म भर सकते हो, कोर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरा जाएगा, फीस कट जाएगी, पेपर दे दोगे, पास हो जाओगे। जब वहां पर चेक होगा कि हमारे पास तो इंग्लिश कोर थी, तो वहां इसमें स्पेशल लिखा गया है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, मैं दिखा भी चुका हूं, बीए में इलेक्टिव होना चाहिए लैंग्वेज। इसको भरते समय ध्यान देंगे, एक ही बुकलेट आएगी पूरी, उस बुकलेट में टीजीटी के सभी बच्चों के पेपर होंगे, उसमें से 90 नंबर के बाद आपको अपना छाट के करना है। 30 की आप कर लोगे, 30 की हिंदी इंग्लिश कर लोगे, 30 की तीनों कर लोगे, 90 नंबर हो गए। जो बाद के 60 नंबर है ना, एसएस वालों को एसएस ढूंढनी है, फिजिकल वालों को फिजिकल ढूंढनी है, मैथ साइंस वालों को मैथ साइंस ढूंढना है, और लैंग्वेज वालों को, इलेक्टिव लैंग्वेज वालों को 60 नंबर की इलेक्टिव लैंग्वेज ढूंढनी है। ये उस बुकलेट में मिलेगा आपको। तो फॉर्म भरते समय ये विशेष ध्यान आपको रखना है, कहीं मेहनत पर पानी ना फिर जाए। फिर इसके लिए आप किसी भी सिस्टम को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सिस्टम में ये बात पहले से लिखी गई है, इसे विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे, ठीक है। ये जानकारी यहीं तक सीमित है, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़े से सब्सक्राइबर की और जरूरत है, फिर काम चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। बस मात्र 150 सब्सक्राइबर चाहिए, 1000 होने में 150 की कमी है, तो जल्दी ही वो भी पूरे हो जाएंगे। तो आप लोगों का साथ चाहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारी सरकार भी बोलती है कि 2 गज दूरी और मास्क जरूरी। हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो अपने परिवार को मुसीबत में डाल के निकलते हैं,
तो ये विशेष ध्यान करें, क्योंकि हमें वापस परिवार के पास लौट कर जाना होता है। तो अगर हम बाहर सुरक्षा नहीं रखेंगे तो फिर हम घर में भी मुसीबत पैदा कर देंगे। और भाई अभी तक ये बीमारी घरों में नहीं घुसी है, जिस दिन बच्चों में घुस जाएगी तो फिर आफत आ जाएगी। तो इसीलिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं, हम और आप घर से बाहर निकल रहे हैं, मजबूरी ये है कि घर भी चलाना है, घर से बाहर निकलकर काम भी करना है, लेकिन कम से कम हम एहतियात तो बरत ही सकते हैं। तो ये जो मास्क सिस्टम है, सैनिटाइजिंग सिस्टम है, इसको आप ध्यान में रखें, साबुन का भी इस्तेमाल करें, और आपके जो सेंटर है वो भी सैनिटाइज होंगे, वहां पर भी मास्क अनिवार्य हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी सुरक्षा आपके परिवार की सुरक्षा है, और सभी परिवारों की सुरक्षा जो है वो हमारे देश की सुरक्षा है। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना जाएं। ठीक है, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो फिर से कह रहा हूं कि सब्सक्राइब कर दियो। मेरे को केवल 150 सब्सक्राइबर की और आवश्यकता है, 1000 होने में 150 की कमी है। तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।